तो नेक्स्ट आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इट इज प्रोबेबिलिटी। चलो हेडिंग डालो जरा, प्रोबेबिलिटी। और इसमें पहला हेडिंग डालना एक्सपेरिमेंट। पहला हेडिंग एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट होता क्या है। चलो आप लोगों से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट? जो चीज करते हैं उसका एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। मैं एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं, मैं टॉइन कॉइन की बात ही नहीं कर रहा। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट? क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहीं से स्टार्ट होने वाला है सबसे पहला डेफिनेशन। तो व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट? क्या लिखा मैंने? एनी एक्शन बाय विच वी गेट अ रिजल्ट इज कॉल्ड। तो कोई भी ऐसा एक्शन यानी कि कोई भी ऐसा काम जिससे आपको क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? इट इज एन एक्शन बाय विच वी गेट अ रिजल्ट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। जरा फटाफट फटाफट नोट करो। तो पहला डेफिनेशन तो हो गया, अब दूसरा डेफिनेशन। क्या लिखा मैंने? रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। हेडिंग डालो जरा, रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? पहला तो हो गया एक्सपेरिमेंट, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो कई बार क्या, मैक्सिमम टाइम जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको पहले से पता होता है कौन सा रिजल्ट आएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कॉइन को टॉस कर रहे, पहले से मालूम है हेड या डाइस को थ्रो कर रहे हैं, पहले से मालूम है 1 2 3 4 और 5 और 6 आएगा। बट वी कैन नॉट श्योर या प्रिडिक्ट विच इज टू बी कम। लेकिन मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ये ही आएगा। कॉइन को टॉस किया और मैं बोल दूं नहीं हेड ही आएगा, कुछ भी हो जाए, और हेड आ गया। आप कहोगे दोबारा जब टॉस करो और मैं फिर से कह रहा हूं कि हेड ही आएगा, तो तीसरी बार उससे टॉस करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं ये बायस्ड है, क्योंकि इसमें हर बार क्या आ रहा है? एक डाइस लिया मैंने, डाइस को थ्रो किया और हर बार उस पर 4 आ रहा है, तो उससे कोई गेम खेलना चाहेगा क्या? नहीं। वो इस तरह से है, यानी कि बायस्ड है, जिसमें क्या आ रहा है? 4 बार बार आ रहा है। तो ऐसा होता है क्या? आंसर है नो। अगर ऐसा है तो आप उससे कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट या ट्रायल है क्या? इफ फॉर एनी एक्सपेरिमेंट ऑल द रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस। सारे के सारे रिजल्ट कैसे मालूम है? एडवांस में मालूम है। बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट विच इज टू बी कम, कौन सा आएगा। तभी उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोल रहे हैं? या फिर ट्रायल। तो लिखो अब यहां पर, इफ फॉर एनी एक्सपेरिमेंट, इफ फॉर एनी experiment all the results are known in advance, but we cannot predict which is to be come. Then experiment
is called random experiment or trial. रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। तो बात समझ में आ रहा है क्या? इसमें किसी को डाउट? जैसा हमने एग्जांपल लिया कि एक डाइस को अगर हम थ्रो करें तो पहले से मालूम है कि 1 2 3 4 5 और 6 ही आएगा, बट मैं ये श्योर नहीं कह सकता क्या आएगा। एक डाइस, एक कॉइन को टॉस किया तो पहले से मालूम है हेड या टेल आएगा, बट ये सर्टेन या फिर श्योर नहीं है कि हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा। हमने एक प्लेइंग कार्ड के पैकेट में से एक कार्ड निकाला, तो मैं ये श्योर नहीं हूं कि वो स्पेड होगा, क्लब होगा, डायमंड होगा या फिर हार्ट का होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरह से आप अगर प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। मतलब जो भी इवेंट हो सकते हैं उनके आने के चांसेस कैसे होंगे? इक्वल। कोई भी इवेंट हो सकता होगा। तो बात समझ में आए क्या? पहला दो डेफिनेशन क्लियर है। अब थर्ड डेफिनेशन। अब थर्ड यानी कि हेडिंग डालो, इट इज सैंपल स्पेस गिवन बाय कैपिटल लेटर एस। सैंपल स्पेस गिवन बाय कैपिटल लेटर एस। डाला हेडिंग। अब इसमें लिखें सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस is the collection of all the possible outcomes for any trial। तो मैं क्या कह रहा हूं? क्या है? सैंपल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स फॉर एनी ट्रायल। तो किसी ट्रायल के जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उन सबका कलेक्शन क्या होगा? सैंपल स्पेस। यहां तक लिखा। अब इसे हम किससे उतारें? कैपिटल लेटर एस से। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, फॉर सिंगल कॉइन। अगर हमने सिर्फ एक ही कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या होता है? एच टी, हेड और टेल। नंबर 2, if we toss 2 coins for 2 coins, तो S equal to HH, HT, TH, TT। नंबर 3, for 3 coins। अगर हम 3 कॉइन्स की बात कर रहे हैं तो S इक्वल टू एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच एंड ट्रिपल टी। चेक करो 8 केसेस हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। नोट किया सबने? नंबर 4, फॉर सिंगल डाइस। अगर हमने सिर्फ एक ही डाइस को थ्रो किया है तो सैंपल स्पेस S इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। फिफ्थ, फॉर पेयर ऑफ डाइस। अगर हमने 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया तो फिर क्या? S इक्वल टू, सबको मालूम है शायद, 1 1 1 2 1 3 और ऐसे ही पेयर बनाते जाओगे तो लास्ट 6 6। आ गया यहां तक? और ये सारे एग्जाम्पल रैंडमली यूज होते रहेंगे अपने पास पूरे प्रोबेबिलिटी में।
इसी के साथ में एक और टर्म लिख रहा हूं जो आप इन्हीं एग्जाम्पल में मिक्स करेंगे। यहां पर n of s is equal to 2, n of s is equal to 4, n of s is equal to 8, n of s is equal to 6, n of s is equal to 36। तो ये ns मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो अब तक का डेफिनेशन समझ में आ रहा है? पहला डेफिनेशन क्या बताया मैंने? एक्सपेरिमेंट। दूसरा ये क्लियर, सैंपल स्पेस क्लियर, एग्जाम्पल, और फिर ns। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट करके नोट करो, इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू फेस होल रेज टू n। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, फेस होल रेज टू n। अब आपने जो पहले 5 एग्जाम्पल लिखे हैं उसको वापस देखो। सिंगल कॉइन, कॉइन में कितने फेस होते हैं? 2, 2 रेज टू 1 2, 2 कॉइन्स 2 रेज टू 2 4। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर 3 कॉइन है तो 2 रेज टू 3 क्या आएगा? 8, 2 2 जा 4 2 जा 8। अगर एक डाइस है तो 6 रेज टू 1 6 केसेस। अगर 2 डाइस हैं तो 6 रेज टू 2 36। अगर 3 डाइस होते तो 6 रेज टू 3 216। और अगर 4 डाइस होते तो 1296 1296। चलो वो जाने दो। तो बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू फेस होल रेज टू n। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। नोट किया सबने? अब इसके बाद नेक्स्ट क्या? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इवेंट स्पेस। E, इवेंट स्पेस गिवन बाय E। अब इसमें लिखो, इवेंट स्पेस is the collection of all the required cases which are taken from सैंपल स्पेस। तो मैं क्या कह रहा हूं? इवेंट स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड केसेस विच आर टेकन फ्रॉम। यानी कि इवेंट स्पेस अगर लिखना है तो सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए? अगर आपके पास सैंपल स्पेस नहीं है तो आप इवेंट स्पेस नहीं लिख पाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अब यहीं पर इंपॉर्टेंट नोट एक डाल देते हैं, E is a subset of S। समझा क्या ये? तो इवेंट स्पेस इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब एग्जांपल, अब इस तरह से लिखो, इफ वी टॉस 3 कॉइन्स टुगेदर, इफ वी टॉस 3 कॉइन्स टुगेदर, if we toss 3 coins together, then write the sample is then write the event spaces, then write the event spaces for the following cases। अब जरा ध्यान दो, नंबर 1, for 2 heads। लिखो जरा, सॉल्यूशन भी साथ में लिखेंगे। फॉर 2 heads। अच्छा, 3 कॉइन के लिए सैंपल स्पेस आपने लिखा हुआ है, मैंने अभी लिखवाया। उसमें से कौन से केसेस लेने जहां सिर्फ 2 बार हेड आ रहा है? तो इवेंट E1 से बताते हैं, H H T H
टी एच, टी एच एच। तो हमने वहां है तो 8 केसेस, लेकिन वही लिखे जो मुझे चाहिए थे। मुझे सिर्फ क्या चाहिए थे? 2 हेड। तो 2 हेड इस तरह से आ रहे हैं। पहला केस लिखा। अब दूसरा, फॉर एटलीस्ट 2 हेड्स। तो हमको कम से कम कितने हेड चाहिए? 2 हेड चाहिए। तो इस बार E2 से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, और भाई ये भी तो हो सकता है ना कि सारे ही हेड आ जाए, क्योंकि मैंने कहा है कम से कम 2 हेड होने चाहिए, तो 3 भी हो सकते हैं। नंबर 3, फॉर एट मोस्ट 2 हेड्स। तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ कितने हेड होने चाहिए? 2। तो अब जरा देखो, यहां पर इसको मैं E3 से रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। तो पहले 2 हेड वाले केसेस लिखते हैं। एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। 2 हो गए। 2 से कम क्या हो सकता है? 1। एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। और उससे भी कम क्या हो सकता है? टी टी टी, यानी कि ऑल आर टेल्स, यानी कि 0 हेड। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये आप देख सकते हो, मैं यहां पर सिर्फ वही केस लिख रहा हूं जो मुझे चाहिए, सारे नहीं लिख रहा। और ये सारे कहां से आ रहे हैं? सैंपल स्पेस से। अब फोर्थ, अब यहां पे लिखो फॉर नो हेड्स। एक भी हेड नहीं आ रहा, तो क्या होगा? टी टी टी। चलो समझ में आए क्या? कोई डाउट किसी को? तो अब तक का जो डिस्कशन था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट या ट्रायल, सैंपल स्पेस और फिर इवेंट स्पेस। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आता है प्रोबेबिलिटी का। तो हेडिंग डालो प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन 1। चलो बोलो, आप लोगों को मालूम है डेफिनेशन 1? प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन 1। इससे मेरा सम सॉल्व होगा? नहीं, तो फिर फायदा है क्या? पॉसिबिलिटी वर्ड ही जो है वो प्रोबेबिलिटी के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, इवेंट के होने का। डेफिनेशन नंबर 1, 10th स्टैंडर्ड, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का। मुझे याद नहीं आ रहा, आप में से कुछ को तो याद आ रहा होगा। और छोड़ो, अभी 12th में मैंने पूरा रिपीट किया था, ये एज इट इज रिपीट किया था। मैंने आज बोला, वैसे 12th वालों को बोल रहा था, एक हमको जादू की छड़ी चाहिए जो चल के सब स्टूडेंट के पास पहुंचे, ओरल भी दे और पनिशमेंट भी दे। तुम लोग जब पूछो तो ऐसा चुपचाप आराम से बैठ करके रेडी रहते हो। अरे 10th स्टैंडर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रोबेबिलिटी। और अगर मैं याद दिलाऊं, ऐसा ही था ना कुछ? हाँ, ऐसा ही था। पक्का ऐसा ही था? या एनएस ऊपर था, एनी नीचे था? एनी नीचे था ना? हाँ, ठीक लिखा है, एनएस ही नीचे था। अब करना क्या है, सब लोग अपने अपने हिसाब से लिखो इसका डेफिनेशन नंबर 1। तुम लोगों से पूछेगा ना, मेरा मैथ्स कुछ अलग ही हो जाएगा। डेफिनेशन नंबर 1 लिखो इसमें, probability for any event E, probability for
any event E is the ratio of number of elements in event space, number of elements in event space to the number of elements in sample space. क्या लिखा एक बार पढ़ लो. मैं क्या कह रहा हूं, इट इज द रेशियो. रेशियो का मतलब ये हो गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. लेकिन मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट स्पेस टू द मतलब जो डिवाइड में आएगा, और टू द क्या लिखवाया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस. दैट इज, नोट करो ये, पीई इज इक्वल टू एनई अपॉन एनएस. लिखा सबने. एग्जाम्पल, हर एक डेफिनेशन के साथ एक एक एग्जाम्पल में लिखवाता जाऊंगा. तो एग्जाम्पल लिखो. एग्जाम्पल, इफ वी टॉस 3 coins टुगेदर, if we toss 3 coins together, then find the probability for at most 2 heads. At most 2 heads. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन, here नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 8 ना, तो पहला लेकिन लिख लेना, S इक्वल टू एच 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 टी एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी 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 एच एंड ऑल आर टेल्स. कितने केसेस हैं? 8. तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 8. अब ई, हमने आपसे कहा कम से कम 2 हेड होने चाहिए, एटमोस्ट 2 हेड. तो पहले 2 से स्टार्ट करते, एच एच टी एच टी एच टी एच एच. अब 2 से कम क्या हो सकते हैं? 1. यानी कि एच टी 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 एच टी 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 एच और लास्ट टेल टेल टेल. अब यहां पर कितने केसेस हैं? 7 है ना. n ऑफ e इज इक्वल टू 7. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ e इज इक्वल टू n ऑफ e अपॉन n ऑफ 7 n ऑफ s. तो देयरफॉर pe इज इक्वल टू 7 अपॉन 8. तो पहला डेफिनेशन समझ में आया क्या? कोई डाउट? देख लो, 3 लिखवाने के बाद वापस पूछेगा, मैं 3 डेफिनेशन लिखवाने वाला है. अब ये तो हो गया डेफिनेशन नंबर 1. अब डेफिनेशन नंबर 2. डेफिनेशन नंबर 2. अब इसमें लिखो, probability for any event, probability for any event is the ratio of number of favorable outcomes to the number of total outcomes. तो मैंने क्या लिखा कि probability for any event is the ratio of number of favorable outcomes to the number of. अगर आप ध्यान दो तो जो प्रीवियस डेफिनेशन था any अपॉन ns, s में सारे थे केसेस, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स.
ई में वो थे जो आपको चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो ये डेफिनेशन भी वहीं पहुंच रहा है। बट कई बार जब क्वेश्चन हमको मिलता है तो सैंपल स्पेस जनरेट नहीं कर सकते, तो फिर हम इसको डायरेक्टली यूज करते हैं। अब यहां पर ऐसा लिखो, देयरफॉर P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की जगह में वेज यूज कर रहा हूं, और डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल वेज, और P इज इक्वल टू फेवरेबल वेज डिवाइड बाय टोटल वेज। हो गया सबके पास? लिख के एग्जाम्पल लिखो। तो अब ये एग्जाम्पल हमारे पास, अब जरा देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसे इससे से लिखो, इन अ क्लास देयर आर 10 boys and 15 girls. We have to form a group with 2 girls and 1 boy. लिखा, find the probability for that event. Find the probability for that event. अब जरा ध्यान देना, हमने यहां पर कितने लोगों का ग्रुप बनाना है। यहां पे इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 15 गर्ल्स, वी हैव टू फॉर्म ग्रुप विद 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय। सॉल्यूशन, अब जरा ध्यान देना, सबसे पहला मैं टोटल वेज लिख रहा हूं। हियर वी हैव टू सेलेक्ट 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 25। ये बात समझ में आ रहा है क्या? 10 बॉयज और 15 गर्ल्स, यानी टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 25। उसमें से आपको ग्रुप कितने का बनाना है? 3 का बनाना है। तो ये हमारे पास 25 C3। C3 क्यों समझ में आ रहा है क्या? जब आप ग्रुप बनाते हैं तो इट इज द केस ऑफ कॉम्बिनेशन। किसका है? और जो लोग एसपी वाले, वो थोड़ा सा ध्यान देना इधर, क्योंकि इनको वापस तो मैंने इनको करा दिया टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहां पर 25 C3 का मतलब क्या? ऊपर 3 फैक्टर 25, 24, 23, और नीचे भी 3 फैक्टर 3, 2, 1। याद रहेगा मैंने क्या लिखा? ऊपर 3 फैक्टर इस 3 के अकॉर्डिंग, और नीचे भी 3 फैक्टर, तो नीचे 3, 2, 1, और ऊपर 25 से 25, 24, 23। अभी कट नहीं कर रहे, एज इट इज छोड़ देते। अब फेवरेबल वेज जरा ध्यान दो, तो फेवरेबल वेज में क्या होगा? हियर वी सेलेक्ट 2 गर्ल्स आउट ऑफ 15 एंड 1 बॉय आउट ऑफ 10। ये बात समझ में आ रहा है क्या? तो फेवरेबल वेज, 2 गर्ल्स आउट ऑफ 15 C2, एंड यानी कि मल्टीप्लाई 1 बॉय आउट ऑफ 10 C1। समझ में आ रहा है क्या? किसी को डाउट तो नहीं यहां तक? अब चलो जरा यहां पे कैलकुलेशन देख लेते हैं। 15 इंटू 14, 2 इंटू 10/1। चलो इसको ना थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 7, तो क्या रह जाएगा? 15 इंटू 7 इंटू 10। इधर भी कट कर लेते हैं, 3 2 जा 6,
और 6 4 जा 24, तो क्या रह गया 25 4 23, 1 बचा नीचे, उसे लिखने का जरूरत नहीं है। ये समझ में आ रहा है कैलकुलेशन? अब इतना आने के बाद नेक्स्ट, देयरफॉर P यानी प्रोबेबिलिटी क्या लिखते हैं, फेवरेबल वेज अपॉन टोटल वेज। तो फेवरेबल 15 7 10 और टोटल वेज में क्या रहे 25 4 और 23। अब अगर हम देखें तो यहां पर क्या कैंसलेशन हो सकता है, 5 3 जा 5 5 जा 5 2 जा 2 2 जा, और कुछ कैंसलेशन होगा क्या, ये 3 से 3 नहीं ना, हाँ पक्का ना, तो फिर क्या रह गया ऊपर 3 7 जा और नीचे 23 2 जा, तो आंसर क्या आ गया 21/46। अब अगर आप यहां पर इस क्वेश्चन में कहते कि मैं पहला डेफिनेशन यूज करूंगा तो सैंपल स्पेस ही नहीं बना पाते। देख रहे हो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होते हैं, ये सबका मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 4 जा 100 100 इंटू 23 2300 2300 केसेस कहां से नोट करेंगे, और जब सैंपल स्पेस नहीं मिलेगा तो इवेंट स्पेस भी नहीं मिलेगा। बट क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ ना, तो इसमें हमने मैथमेटिकल टेक्निक्स जो है वो यूज की, लेकिन इवेंट स्पेस और सैंपल स्पेस नहीं लिखा। समझ में आया डेफिनेशन नंबर 2? किसी को डाउट? अब आते हैं डेफिनेशन नंबर 3। डेफिनेशन नंबर 3, अब ऐसे लिखो, इफ an event occurs in A ways and not occurs in B ways. If an event occurs in A ways and not occurs in B ways, then probability of occurrence of event is given by P and defined as P is equal to A upon A plus B. Defined as P is equal to A upon A plus B. अब अगर आप देखें तो ये वापस पहले डेफिनेशन में पहुंच रहा है, ए जिसमें इवेंट हो रहा है यानी फेवरेबल वेज यानी कि एनी, और बी वो जिसमें इवेंट नहीं हो रहा है, तो ए प्लस बी क्या हो गया, टोटल हो गया ना, यानी कि एनएस। तो लेकिन रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदल दिया, ए अपॉन ए प्लस बी। इसी तरह से इसी में आगे कंटिन्यू करो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन occurrence is given by Q and defined as Q is equal to B upon A plus B. Q is equal to B upon A plus B. अब अगर आपको नॉन अक्रेंस का चाहिए प्रोबेबिलिटी तो नॉन अक्रेंस ऊपर ले लो और नीचे टोटल A प्लस B। बात समझ में आ रहा है? अब जरा यहां ध्यान देना, इंपॉर्टेंट, हियर P प्लस Q इज इक्वल टू A अपॉन A प्लस B प्लस B अपॉन A प्लस B। तो अगर आप देखें नीचे क्या आ जाएगा और ऊपर भी क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब P प्लस Q इज इक्वल टू, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस, उसका टोटल क्या होता है। यहां से दो कंडीशन अराइज कर सकते हैं या दो टर्म लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू
एंड Q इज इक्वल टू, तो याद रहेगा प्रोबेबिलिटी फॉर अकरेंस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो पहला पॉइंट इसे फर्स्ट डाल देना जरा, हो गया इतना लिख के। अब सेकंड पॉइंट, हेयर P इज इक्वल टू क्या लिखा था, A अपॉन A प्लस बी, देयरफॉर, या फिर ऐसा लिख देते हैं देन, ये देयरफॉर हटा देता हूं मैं, देन A is to be as called odds in favor, क्या बोलते हैं, odds in favor, and B is to A is called odds in against। तो B is to A को क्या बोलते हैं हम लोग, odds in against। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर इसको यूज करना है अपने सीए फाउंडेशन में। तो अगर प्रोबेबिलिटी क्या है, A अपॉन A प्लस बी, तो A is to B को क्या बोल रहे हैं और B is to A को क्या बोल रहे हैं। अब इन सबको मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं, क्योंकि मैंने एग्जांपल नहीं लिया था थर्ड डेफिनेशन के लिए एग्जांपल। अब ऐसा लिखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर 53 संडेज इन अ लीप ईयर। ये सब लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन किया हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर 53 संडेज इन अ लीप ईयर। तो किसी लीप ईयर में 53 संडे होने का प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए। सॉल्यूशन लिखो अपने आप, मैं भूल गया मैंने 1990 में 10th किया था, आप लोगों ने अभी किया है 2 साल पहले, ठीक है, तो आपको ज्यादा याद रहेगा, इसलिए आप ही लिखो, मैं तो भूल गया हूं। चलो लिखो 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 लिखो, इन अ लीप ईयर, इन अ लीप ईयर देयर आर 52 full weeks, 52 फुल वीक्स। तो कितने फुल वीक होते हैं, 52, ये याद रखो। तो 52 संडे तो हो ही गए, एंड 2 days आर लेफ्ट, और 2 दिन हमारे पास बचते हैं। 52 फुल वीक है और 2 दिन बचते हैं। अब एक काम करो, कैलसी ले लो, मेरी बात पे ट्रस्ट करो मत, 52 इंटू 7 कर लो, 364 आ रहा है ना, तो 2 दिन बचा ना, 366 डेज होता है। हाँ, तो 52 फुल वीक्स एंड 2 days लेफ्ट। अब नेक्स्ट, these 2 days आर रिटर्न एज। अब अगर आपने ये 2 दिन लिखने हैं तो जरा देखें किससे से लिख सकते हैं। संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। और भी कुछ आएगा क्या, पक्का इतना ही आएगा। तो अब जरा देखो, यहां पर संडे आपको 2 पेयर में दिख रहा है, तो A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 5 पेयर में नहीं दिख रहा है, 1 2 3 4 5। बात समझ में आई क्या,
पूरा लिखूं क्या संडे, तब दिखाई देगा। दिख रहा है ना, SUN से समझ में आ रहा है। तो 2 जगह संडे आ रहा था, तो ए यानी कि आपके फेवर में 2 केसेस है, और नॉट, तो ये कितने केसेस हैं? 5 है। तो देयरफॉर P इज इक्वल टू A अपॉन A प्लस B, 2 अपॉन 2 प्लस 5, आंसर इज 2/7। समझ में आया? 3 डेफिनेशन लिखवाई मैंने। अभी इससे रिलेटेड एक और सम लेता हूँ, फिर पूछता हूँ मैंने क्या क्या लिखवाया था। यहां तक हो गया सबके पास? तीनों डेफिनेशन समझ में आया? अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। इफ P is equal to 2 upon 5, then write odds in favor, इसे 1 कर लेना, नंबर 2 odds in against। अगर P का वैल्यू 2 अपॉन 5 है तो ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट लिखो। लिखो बिल्कुल, 2:3 एंड 3:2। अब जरा ध्यान दो, P इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 इज रिटन एज 2 अपॉन, फॉर्मूला भूल गए आप लोग, मैंने P लिख के दिया था A अपॉन A प्लस B, यहां पर A क्या है? 2, तो भाई नीचे भी 2 प्लस C में लिखना पड़ेगा, तो 2 प्लस क्या लिखेंगे? 3 ना। तो अब A का वैल्यू 2 आ गया और B का वैल्यू क्या आ गया? 3, तो देयरफॉर odds in favor, अच्छा मैं इसको ना ऐसा लिख लेता हूं, A अपॉन A प्लस B इज इक्वल टू A is to B, that is 2:3, and odds in against is equal to B is to A, that is 3:2।